अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है। बेसिकली कल हमने बात की थी आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी और साथ में हम लोगों ने रिलेटिव अबंडेंस देखा था। और हमने एक बात की थी कि हम किसी भी आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको बयान करने के लिए कोई ना कोई मेथड्स हैं। ठीक है, और वो मेथड्स कौन कौन सी हैं? डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर एक ही डिस्कस किया गया है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होता है? बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीट्री को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को देखने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। कि ये वो टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल करते हो टू मेजर, मापने के लिए, टू मेजर मापने के लिए द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए, एलिमेंट के आइसोटोप्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्निक को। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें पूरी डिटेल में देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री कैसे वर्क करती है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि आपके पास कार्बन है, जो कार्बन है, कार्बन सी, वो हमारे पास 3 आइसोटोप्स हमें देता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो हमें कोई आइसोटोप्स नहीं देते। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ये हमने कल बात इसके बारे में कर ली थी। गोल्ड हो गया, इसके बाद फ्लोरीन हो गया, और आयोडीन, इसका कोई मास स्पेक्ट्रो एग्जांपल के तौर पे, यानी कि इसका कोई आइसोटोप नहीं है, ये मोनो आइसोटोपिक है, मोनो आइसोटोपिक है। ठीक है, ये मोनो आइसोटोपिक है, इसका कोई आइसोटोप नहीं है। ठीक है, अब देखें इन दिस टेक्निक, सबसे पहले इस टेक्निक में अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलाटाइलाइज्ड। आपने क्या काम करना है, इस टेक्निक को कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने अपना सैंपल लेना है। कोई भी जो सैंपल आपको दिया जाएगा, आया वो सॉलिड में दे, आया वो लिक्विड में हो, आया वो गैस में हो। देखें आपके पास 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, चौथा प्लाज्मा भी है, लेकिन उसकी डिस्कशन हमारे लेवल पे नहीं है। तो हम एटम जो आपका सब्सटेंस होता है वो 3 शेप में पाया जाता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। इन 3 शेप्स के अंदर आपका कोई भी सब्सटेंस आपको प्रोवाइडेड होगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सब्सटेंस को लेना है, जो भी सब्सटेंस हो उसको आपने सबसे पहले वोलाटाइलाइज कर लेना है। वोलाटाइलाइज का लफ्जी मतलब होता है टू चेंज गैस, टू चेंज गैस। सबसे पहले आपने जो सब्सटेंस लेना है उसको क्या करना है, पहले वोलाटाइलाइज कर लेना है। वोलाटाइलाइज का मतलब यह है कि चाहे वो सॉलिड है तो आपने उसको हीट करके गैस बना लेना है, अगर वो लिक्विड है तब भी आपने उसको हीट करके गैस बना लेना है, और अगर वो गैस है तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहला हमारी ये टेक्निक का एक बेसिक रूल है कि आपने सबसे पहले सब्सटेंस लेना है और उस सब्सटेंस को क्या कर लेना, वोलाटाइलाइज कर लेना है। वोलाटाइलाइज का मतलब है गैस के अंदर कन्वर्ट कर लेनी है। तो पहला प्रोसेस ये है, अ सब्सटेंस इज टेकन एंड देन वोलाटाइलाइज। ठीक है, वोलाटाइलाइज करने के बाद जब आपके पास वो सारा गैस में कन्वर्ट हो गया, जितना भी है जो भी है, हमें इससे गर्ज नहीं, हमारे पास वो कन्वर्ट करना था हमारा प्रोसेस और हमने कर लिया। करने के बाद हम लोग यहां से उसको इस चैम्बर में इंटर करवा देते हैं, सब्सटेंस को इंटर करवा देते हैं। जब ये सब्सटेंस इंटर होता है तो मॉलिक्यूल इसके यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंस को आपने वोलाटाइलाइज कर लिया। वोलाटाइलाइज करने के बाद आपने वो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक ट्यूब है उसके अंदर आप लोगों ने सब्सटेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है आयोनाइज, आयनाइजेशन कह लो या आयनाइज कह लो। आयनाइजेशन क्या होता है, आपने पढ़ा है मिनिमम अमाउंट, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल,
वैलेंस शेल। किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन कहलाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। हमने किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। वैलेंस शेल का मतलब ये है आखिरी शेल में से, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी शेल, आखिरी शेल में से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो सब्सटेंस को वोलेटाइज कर लिया, वोलेटाइज के बाद आयनाइज करना है। आयोनाइज करने का मतलब यह है कि कोई भी जितने भी एलिमेंट है, कितने भी पार्टिकल हैं, वो आप लोगों के पास जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने पढ़ा है कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हर एटम का या पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। तो 118 के 18 एलिमेंट्स के क्या होता है कि उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वैलेंस शेल होता है, पहला शेल होता है, दूसरा वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वैसे वैसे उसका शेल होगा। तो इसी तरह आपका कोई भी एटम जो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो उसको क्या करना है, आपने आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब यह है कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो सैंपल लिया था वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सैंपल लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया। तो हाइड्रोजन तो गैस है, गैस है तो मुझे उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे इंटर हो गया तो फिर क्या हो गया, वो जो एटम जब यहाँ पे आए, एक एटम आया तो हमने क्या किया, उनको आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगी होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे घरों के अंदर शावर होता है ना, जो शावर से वो पानी ऊपर से हमारी बॉडी के ऊपर गिरता है और हम लोग क्या करते हैं, उस शावर से पानी गिरता है और हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जैसे जैसे पानी गिरता जाता है तो नीचे रिमूव होता जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक शावर लगा होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उन पार्टिकल या उन एटम, उन आयंस के ऊपर टकराती है। ठीक है, जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराती है इन पार्टिकल्स से तो क्या कर देती है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली ये देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेज जो होती है वो रेज इसके साथ आके ये इस तरह से आके जब ये टकराती है तो टकराने के बाद ये क्या कर देती है, नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देती है। कहां से, फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, उस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, निकाल देती है। ठीक है, जब ये निकाल देती है तो एक तो काम हमारा हो गया, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, कि जब ये पार्टिकल या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराए इन इलेक्ट्रॉन के, इन एटम के ऊपर, तो इसने क्या कर दिया, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो ये बीम जब टकराती है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। निकालने के बाद जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन, आयन इज फॉर्म्ड, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। यानी कि जब किसी भी एटम में से, आप भी जानते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में। तो जब यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराती है तो वो सारे के सारे को क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है, यानी कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब निकाल देती है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये पॉजिटिव आयन सारे के सारे बन जाती हैं, फिर इनका काम होता है, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे लगा होता है, ये जो होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये पॉजिटिव आयन बन जाता है तो फिर ये कहां पे आता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरी नेगेटिव होती है। चलो, इसका एक पॉजिटिव होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब ये देखें सारे के सारे पॉजिटिव आयन बन गए हैं ना, ये सारे के सारे जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए, तो ये तेजी के साथ इस प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो सेंटर में है ना, ये सेंटर में, इसको परफोरेट कहते हैं, परफोरेटेड। मैं वर्ड यहां पे लिख देता हूं, चलो, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है जो प्लेट्स आप ले रहे हैं, परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड का मतलब होता है सुराख, यानी कि वो प्लेट आपने लेनी है जिसके अंदर सुराख होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो सारे के सारे पॉजिटिव आयन है, तो ये नेगेटिव आयन की तरफ तेजी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये सुराख है, इन सुराखों के थ्रू गुजर के बहुत तेजी के साथ नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक बात सॉरी बताना भूल गया, ये बताता चलूं कि इस पूरे चैम्बर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट,
वो हम प्रोवाइड करते हैं 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक। 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए जरा, हम इतना करंट जब प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल ऑटोमेटिकली बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे। तो देखिए 3 प्रोसेस हो गए। सबसे पहले वोलेटाइलाइज कर लिया, फिर हमने आयोनाइज कर लिया। आयोनाइज के बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो हमने क्या कर लिया इसके अंदर, आयोनाइजेशन के बाद हमने एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड कह दो कि हमने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट का मतलब तेजी के साथ मूव करवाने के लिए हमने करंट प्रोवाइड किया 500 से लेकर 2000 वोल्ट, और ये तेजी के साथ मूव किए, और मूव करने के बाद ये नेगेटिव आयन की तरफ तेजी के साथ अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन है, तो अल्टीमेटली डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जब नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इससे गुजरने के बाद जब ये आगे जाती हैं तो यहाँ पे एक लगा होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या काम करता है, ये आने वाले मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ऊपर और नीचे। तो वो और क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को मुक्त फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है फिजिक्स में। तो ये यहाँ पे यह मैग्नेटिक फील्ड का ये काम है कि जो आने वाली रेज हैं, जो हमारे पास रेज आ रही हैं, ये उनको बेंड कर देता है। क्या कर देता है, बेंड कर देता है, मतलब मूव करवा देता है, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो ये उस आने वाली रेस को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको एक्सेलरेट कर दिया और उसने उसको सर्कुलर पाथ में प्रोवाइड कर दिया, सर्कुलर कर दिया। और हाँ, एक बात और बताता चलूं, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो हम इस ट्यूब के अंदर रखते हैं 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर। ये इंतहाई कम प्रेशर होता है, क्योंकि 1 ATM जो होता है ना, 1 ATM वो आप जानते हैं कि 760 टॉर के इक्वल होता है। तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, तो 760 टॉर होता है। तो यहाँ पे प्रेशर 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 रखते हैं। ये जो वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम के पंप के थ्रू हम प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 तक हम प्रेशर रखते हैं, और 1 ATM 760 टॉर होता है, लेकिन हम इतना प्रेशर इंतहाई कम रखते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हाइड्रोजन के पार्टिकल आ गए, यहां से वो आयनाइज हो गया, यहाँ पे वो एक्सेलरेट हो गया, यहाँ पे वो बेंड हो गया, बेंड होने के बाद वो आते हैं डिटेक्टर के ऊपर। अब जितने आइसोटोप्स हों वो डिटेक्टर के ऊपर उतने पॉइंट्स शो कर देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटोप्स, तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों आइसोटोप्स अलग अलग हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, गिव मिन्यूट करंट। ये क्या देते हैं, थोड़ा सा करंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि एक वेव्स, जैसे कि डिटेक्टर एक ऐसा आला ही समझ लें, उस आले के ऊपर जब ये पार्टिकल गिरते हैं ना, तो ये गिव मिन्यूट छोटा सा करंट देती है। क्योंकि ये देखो कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, तो ये छोटा सा करंट देते हैं। एक बात और याद रखो कि जब ये रेज आ रही हैं, बेंड हो रही हैं, तो देखें आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे बताता चलो, जब आपके पास एक भारी वजन है, आप उसको फेंकते हो, जब फेंकोगे तो वो इतने ज्यादा फासले पे जाके नहीं गिरेगा। लेकिन दूसरे मुकाबले में आपके पास एक हल्का वजन है, हल्के वजन को जब आप फेंकोगे तो वो दूर जाके गिरेगा। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जिनके मैसेज ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी ही गिर जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे बेंड हो जाते हैं। और जिनके मैसेज कम होते हैं वो जल्दी नहीं गिरते, बल्कि थोड़ा सा फासले पे जाके गिरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर mass to charge ratio ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे। मैस उनका वजन है, जैसे कि हाइड्रोजन 1 होता है, जैसे हाइड्रोजन आपने देखा 1 1 1 2 1 3, मैंने भी हाइड्रोजन लिया तो 1 1 1 2 1 3। तो देखो ये इसका मैस 1 है, चार्ज सबका सेम होता है। ये चार्ज हम 5 चैप्टर में इसी में पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे होता है, चार्ज सबका सेम होता है, लेकिन इसका मैस 1 है, इसका मैस 2 है और इसका मैस 3 है। तो जब हम मैस टू चार्ज रेशियो निकालेंगे तो ये 1/e, ये मेरे पास आ गया आएगा 2/e, और ये आ जाएगा 3/e। तो सबका मैस टू चार्ज रेशियो डिफरेंट आता है। तो डिफरेंट आने की वजह यह है
कि हमारे पास क्या हुआ है कि सबके मैस यानी कि एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका मैस टू चार्ज रेशियो क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वो छोटा सा, अब मैस टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे हम इनको अलग अलग करते हैं। डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करके मिन्यूट करंट देता है। करंट देने के बाद उनको भेज दिया जाता है आगे एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर क्या करता है, उस करंट को एम्पलीफायर increased the current, यानी कि करंट की मिकदार को बढ़ा देता है। एम्पलीफायर उस करंट की मिकदार को बढ़ा देता है, मतलब ये कि जो बहुत मन्यूट सा करंट था उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। बड़ा करके दिखाने के बाद अब हमें रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा, हमें तो रिजल्ट अभी तक मिला ही नहीं। हमने तो सैंपल लिया, सैंपल को सबसे पहले गैस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इस चैम्बर में डाला, डालने के बाद यहाँ पे आयनाइज हुआ, आयनाइज के बाद एक्सेलरेशन हुई, फिर बेंड हुआ, फिर डिटेक्टर ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो उनको डिफरेंशिएट किया, फिर क्या हुआ एम्पलीफायर ने उनको करंट बड़ा करके दिखा दिया। तो अब रिजल्ट हमें कैसे मिलता है, तो हमारे पास एम्पलीफायर के ऊपर एक ग्राफ शो होता है, एक हमारे पास बन जाता है ग्राफ, और ये ग्राफ क्या करता है, ये हमें बताता है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, एक साइड पे होता है नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कोई भी ग्राफ आप ले लो, एक एक्स एक्सिस होता है और एक उसका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पार्टिकल हमने लिया उसके नंबर ऑफ एटम्स थे 100, एग्जांपल के तौर पे फन कर लो, हाइड्रोजन जो आपने लिया, हाइड्रोजन के पार्टिकल थे 100। अब 100 में से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाएंगे तो ये 100 हो जाएंगे, यहाँ पे जाके चलो 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पीक आएगी वो हमें बताएगी इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और दूसरी बात है ये हमें बताएगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 पॉइंट बन जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास चलो H3 है, ये H12 है और ये H11 है, तो इस 3 स्पॉट बन जाएंगे। अब देखो जो पार्टिकल आइसोटोप्स वाले जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, उसकी जो पीक होगी, ये जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ पीक, ये पीक की शक्ल में होता है ग्राफ हमारे पास। पीक मतलब एक बड़ी सी लहर देता है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा अस्पताल में जाओ ना, दिल की ईसीजी करवाओ तो कुछ ऐसे आपको ग्राफ सा मिलता है इस तरह का। ठीक है, तो सेम यही तरीके से हमें ग्राफ हासिल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि H11 देखो, H11 की जो ग्राफ की परसेंटेज आती है वो बहुत 99 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाते हैं, तो ये ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत हद तक ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर चला जाता है, और जाने के बाद ये रुकता नहीं है, दोबारा क्या हो गया, H12 की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम है, तो फिर ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ये इसकी थोड़ी सी है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर H13 पे चला जाता है, और फिर इसी तरह से ऐसे ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। तो अब देखो जिसकी सबसे ज्यादा मिकदार है, इसका मतलब है कि H11 के पार्टिकल उसमें सबसे ज्यादा हैं, और H11 के पार्टिकल ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, अबंडेंस इसकी क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेटर होती है। और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस, अब देखो इसकी परसेंटेज 99 पॉइंट समथिंग है, इसकी परसेंटेज हमारे पास कम है और उसकी उससे कम है, तो जिसकी सबसे ज्यादा पीक आ जाए, सबसे ऊंची पीक आ जाए, उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है। और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा हो, जिस पार्टिकल की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा हो, उसी को हम क्या करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ग्रेटर आर मेंशन्ड इन द periodic टेबल, कि जिनकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होते हैं उसी को हम पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में H11 के पार्टिकल्स ही हमें ज्यादा नजर आते हैं, ना तो हम H12 के कभी देखे हैं, ना हमने H13, हालांकि ये आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह कार्बन के आप लोग के पास क्या होते हैं, 3 होते हैं, C612
C613 और C614, लेकिन आपको ज्यादातर नजर कार्बन 612 आते हैं क्योंकि उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। जब हमने आइसोटोप निकाला, उसकी पीक ली, तो वो पीक सबसे ज्यादा ऊपर थी। जब सबसे ज्यादा ऊपर होगी तो हमारे पास उसका रिजल्ट भी हायर आ जाएगा। रिजल्ट ज्यादा आएगा तो हम लोगों के पास वो जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड मास टू चार्ज रेशियो से रिलेटेड आपकी बुक में एक फार्मूला है, m/e इज इक्वल टू h² r²/2e। किसी बुक में ये होगा और किसी बुक में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, वो है m/e इज इक्वल टू h² r/e। कोई मर्जी मान ले, हमारे पास एक जैसा ही है, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो जो होती है वो इक्वल होती है। h जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और R जो होता है वो रेडियस होता है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखें यहां पे से गौर कर लें कि हमारे पास क्या हुआ, जब ये बेंड हुए तो बेंड होने के बाद किसी ना किसी कोई सर्कुलर पाथ प्रोवाइड हुआ, तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से इस कंपाउंड का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, ठीक है। और H जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, सॉरी H मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोवाइड किया, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है H और E एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम लोग क्या करें कि h² की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएं और H को रख ले कांस्टेंट, इफ E इज इंक्रीज्ड, अगर आप E की वैल्यू को इंक्रीज करो लेकिन रिमेन H कांस्टेंट, H कांस्टेंट, H का मतलब है ये जो H आया इसको आप रख लो कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, रेडियस जो होगा रेडियस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स और भी इस्तेमाल होती है, थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन और गैसियस एक्सचेंज। तो वो हम लोगों ने इस लेवल पे ना तो हमारे कंसर्न है ना हम डिस्कस करेंगे। और ये था हमारा टॉपिक कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है। दो तरह के और भी मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो बुक के अंदर मौजूद हैं। उनके नाम है कि एक एस्टर्न्स और एक डेम्स्टर्स। दो तरह के मास स्पेक्ट्रोमीटर और बनाए गए थे, एक एस्टर्न्स और दूसरा डेम्स्टर्स है। एस्टर्न क्या करता है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर आपने एटॉमिक मास के लिहाज से मेजर करना है तो एस्टर्न्स को इस्तेमाल कर ले। और डेम्स्टर्स क्या होता है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। अगर आपने सॉलिड स्टेट में ही उसके आइसोटोप्स मेजर करते हैं तो डेम्स्टर्स है। ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होती, बहुत पुरानी टेक्निक थी जो बहुत पहले ये यूज हुआ करती थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और दोबारा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ये आले में आप लोग कैसे कैसे प्रोसेस करते हो। सबसे पहले सैंपल लिया, उसको वोलेटाइलाइज करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने उसको आयनाइज करना है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल के, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देना, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिटेक्टर, फिर एम्पलीफायर, और फिर हमारे पास लास्ट के ऊपर ये ग्राफ आ जाता है। और ग्राफ से हमारे पास पीक शो हो जाती है और हमें पता चल जाता है जितने यहाँ पे पॉइंट लगे हो इसका मतलब है उतने आइसोटोप्स हैं। जैसे टिन है, टिन के जो हैं वो 11 आइसोटोप्स हैं, तो यहाँ पे 11 पॉइंट लग जाएंगे। तो 11 पॉइंट होंगे तो आप लोग बता दोगे इसके इतने, जिसकी पीक सबसे ऊपर होगी जिस आइसोटोप्स की, तो आप कहोगे ये वाला आइसोटोप सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और उसी को हम पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, काफी दफा पेपर में आ भी चुके हैं। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये लाजमी आ जाता है, वरना इस चैप्टर में कभी कभार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना भी आप लोग के लिए जरूरी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।